बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। ईद स्पेशल प्रोग्राम है, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सच न्यूज़ की तरफ से ईद की बहुत खुशियां मुबारक हों। ऑल्दो इस बार हमारी ईद पिछली ईद से कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन पिछली ईद भी मुख्तलिफ नहीं थी। इसी तरह की सिचुएशन का हम सामना कर रहे थे, ये जो ख़तरनाक वबा का हम सामना कर रहे हैं, न सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे निमट सकें और इस हवाले से हुकूमती सतह पर इकदाम भी किए गए। लेकिन जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान दो ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो काम कर रही थी, एक तो मीडिया यानी कि न्यूज़ इंडस्ट्री और दूसरा शोबिस की इंडस्ट्री, क्योंकि हम चाहते थे कि आपके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स प्लान किए जाएं। एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री काम कर रही थी, वो भी यही चाहती थी कि आपके लिए ड्रामाज लेकर आप घर बैठे हुए बोर ना हो। अब ईद के दौरान जिस तरह से लॉकडाउन है, आप बाहर नहीं निकल सकते, तो वी थॉट कि हम कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स प्लान करते हैं कि आपकी एंटरटेनमेंट अच्छे तरीके से हो सके। हम न्यूज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एज अ न्यूज़ एंकर, हर जो भी एंकर है वो एज अ न्यूज़ एंकर या एज अ रिपोर्टर अपने करियर का आगाज़ करता है, उसके बाद उसका फ्यूचर प्रोग्राम एंकर बन जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसा सवाल जिसका मुझे भी सामना करना पड़ता है और बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स जो कि कर रहे हैं प्रैक्टिकल जर्नलिज्म, उनको ये सामना करना पड़ता होगा कि जी न्यूज़ एंकर का मुस्तकबिल क्या होता है। तो हमारा एक ही जवाब होता है, जी हम प्रोग्राम एंकर बन जाते हैं। प्रोग्राम एंकर के बाद क्या होता है उसका आज प्रोग्राम में हम जायज़ा ले लेंगे कि प्रोग्राम एंकर के बनने के बाद क्या होता है। लेकिन एक और सवाल जिसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है कि कांट यू गाइस गेट टायर्ड ऑफ इट, कि आप इतना पॉलिटिकल कर करके बोर नहीं हो जाते। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम बोर होते हैं या नहीं होते, क्योंकि आज मेरे साथ खसूसी तौर पर ईद के स्पेशल प्रोग्राम में ऐसे शख्सियात मौजूद हैं जो कि न्यूज़ एंकर से प्रोग्राम एंकर हुई, और एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो कि न्यूज़ एंकर हैं लेकिन साथ ही साथ मॉडलिंग भी कर रही हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न्यूज़ एंकिंग के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें परसू करना चाहते हैं। राइटर बहुत अच्छे होते हैं, लिखते बहुत अच्छा हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसी तरह मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने करियर का आगाज़ न्यूज़ एंकरिंग की फील्ड में किया है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं ज़रियाब आरिफ, प्रोग्राम एंकर हैं। थैंक यू वेरी मच ज़रियाब फॉर योर टाइम, और आपको बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। और पाकीज़ा उनके साथ मौजूद हैं। पाकीज़ा न्यूज़ एंकर हैं, साथ ही साथ वो मॉडलिंग भी कर रही हैं, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू वेरी मच पाकीज़ा, एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक। और उनके साथ मौजूद हैं शाहिद नसीम, न्यूज़ एंकर हैं, नेशनल चैनल पर होते हैं और साथ ही साथ लिखते भी हैं, और पूछेंगे कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और इन्होंने न्यूज़ एंकरिंग की फील्ड को क्यों चूज़ किया, वाई न्यूज़ एंकर। थैंक यू वेरी मच शाहिद, आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। सो ज़रियाब, कैसी चल रही है ईद? ईद मज़े में चल रही है, और वही जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि पहली तरह से ये ईद उस तरह से सेलिब्रेट नहीं की जा रही क्योंकि पेंडेमिक है, उसके इश्यूज़ की वजह से। लेकिन फिर भी ख़वातीन के लिए ईद, चाहे पेंडेमिक में हो या पेंडेमिक के बगैर हो, उनकी ज्वेलरी, उनका पहनना, उनकी, आप मार्केट अगर नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन शॉपिंग उस तरह से कर लेते। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बोरियत ज़रूर है, हाँ एक अपसेट माहौल ज़रूर है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्यारे लोगों के बिछड़ गए हैं जो कि पिछले साल उनके साथ थे, या इस रमज़ान के मुबारक महीने में भी कुछ लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है। और हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल ले लें, वहाँ पर भी यही सारी सिचुएशन है कि इतनी वहाँ पर दुख भरी दास्तानें सुनने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं हमें खुद भी फील होता है कि हाँ हम अपने प्यारों के दरमियान हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैं तो ईद के दिन सबसे पहले मैसेज ये कन्वे करूँगी कि स्टे होम, स्टे सेफ। ऐसा नहीं कि हम बाहर हैं, लेकिन काशिफ ने हमारे लिए प्लानिंग की हुई है, एक डिस्टेंस के साथ हम सबको यहाँ पर बिठाया हुआ है। लेकिन फिर भी ये कि ईद बिल्कुल बचपन में जैसे गुजरती थी उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन मेरे लिए ईद अभी भी फेस्टिविटी का दिन होता है। पाकीज़ा, आप तो ड्यूटी पर होंगी, प्रोग्राम एंकर को फिर ये मार्जिन होता है आपके वो रिकॉर्डिंग्स करके। हाँ, लेकिन आप तो फिर ड्यूटी पर होंगी। ड्यूटी पर होंगी, और मुझे लास्ट 3 ईयर हो गए हैं कि मैं अपने घर में ईद नहीं कर रही हूँ। तो इस दफ़ा भी मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि घर में आओ ईद करो, तो लेकिन नहीं हो सकता, ज़ाहिर है ड्यूटी है। आप मॉर्निंग ड्यूटी करके आई हैं? ड्यूटी करके आई हूँ, हाँ ड्यूटी करके आई हूँ। मुश्किल होता है ड्यूटी पर होते हुए ईद गुजारना फैमिली के? मुश्किल होता है, लेकिन वही बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, फिर अपने घर वालों से भी दूर रहना पड़ता है और अपने रिलेशन सब कुछ छोड़ना पड़ता है इस अपनी जॉब के लिए या अपने करियर के लिए। तो मेरे लिए हमेशा से ऐसे ही होता है कि कोई बात नहीं, ईद है, खैर है। शायद कितनी ईदें गुजर गई हैं ड्यूटी पर? अभी ये पहली ईद है या दूसरी है? ये मेरी गालिबन 6वीं या 7वीं ईद। 6वीं 7वीं ईद है। ड्यूटी पर ही होते हैं? ड्यूटी पर ही होते हैं। असल में इफ़ यू डू इट लॉन्ग इनफ तो फिर आप उसके साथ अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो हमें छुट्टी मिल भी रही हो तो हम जो मतलब चूँकि मैं इस्लामाबाद का ही रहने वाला हूँ, तो हम प्रेफर करते हैं कि यार ईद पे छुट्टी ना मिले, ईद के बाद छुट्टी। फैमिली को कन्विंस करना कितना आसान होता है ईद पर कि छुट्टी नहीं मिल रही? कोई इतना खास मुश्किल नहीं होता। मतलब मुझे तो कोरोना ने भी मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। हमारी जो पहले रूटीन थी सेम रूटीन रही है। ऑब्वियसली सराउंडिंग्स में बहुत अभी आप शादीशुदा नहीं है ना, शादी के बाद फिर आपको बेगम को कन्विंस करना पड़ा, ये वजह हो सकती है। आपको फील हो
रहा होगा। इजी है। हाँ, ये वजह हो सकती है, लेकिन इतना को खास मुश्किल नहीं होती। जो लोग शहर से बाहर से हमारे साथ काम कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उनको फैसिलिटेट करें, वो लोग चले जाएं। लेकिन हम लोग आपस में अरेंज कर लेते हैं। अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो वो किसी दूसरे से फेवर कॉल कर लेता है, आप जानते हैं इस मामले को। तो इतना मुश्किल नहीं होता कि मतलब ये शायद लोगों के जहन में ये मिथ है कि हमें 24 घंटे वहाँ पे रहना पड़ता है चैनल के अंदर। इतना को खास मुश्किल नहीं है, मैक्सिमम 6 से 7 घंटों की ड्यूटी होती है। आप किसी और के साथ स्विच कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं। तो ज़रा you started your career as a news anchor, right? So how is the journey from news anchor to program anchor? सिंपल वे First of all, I would like to ask, have you faced this question कि news anchor का फ्यूचर क्या है? अच्छा हाँ, वो आप शुरू में भी बोल दे कि अच्छा वही जवाब कि न्यूज़ एंकर का जो फ्यूचर है वो अपने आप को प्रोग्राम एंकर ये मिलता था सवाल सुनने को। हाँ, इसके बाद क्या करना चाहती हो, मतलब क्या होगा इससे आगे। तो उसमें ये होता था कि फिर मैं जो मुझसे सीनियर्स होते थे जो रिसेंटली उस बैच के लोग प्रोग्रामिंग की तरफ जाया करते थे, मैं कहती थी देखा आपने वो प्रोग्रामिंग में चले गए तो मेरे ख्याल से मैं प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहूँगी। और जब मेरी प्रोग्रामिंग की लाइफ आ जाएगी मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अल्लाह की कसम नहीं। क्योंकि न्यूज़ में मैं ये नहीं कह रही कि एक न्यूज़ एंकर काम नहीं करता, न्यूज़ एंकर बहुत काम करता है। मैंने भी न्यूज़ एंकरिंग की है, तकरीबन मेरी करियर को तकरीबन 7 साढ़े 7 साल हो गए हैं, जिनमें से मेरे पिछले 3.5 पौने 4 साल का अरसा सारा न्यूज़ एंकरिंग का रहा और फिर 4 साल मैंने प्रोग्रामिंग के साथ कंटिन्यू किया है। उसमें ये होता है कि आप कम से कम इस हौसले के साथ डिपेंडेंट ज़रूर होते हो कि आपके साथ पूरी एक टीम है काम करने के लिए। जो प्रोग्राम एंकर है उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीआरपी इफ यू आर डूइंग 8 बजे की स्लॉट तो फिर वो 8 बजे की स्लॉट की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यू आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। वहां पे तो ये ना कि अगर न्यूज़ एंकर में कुछ मसला, अगर पाकिज़ा मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम प्रोड्यूसर के पास ये मार्जिन होता है, पैनल प्रोड्यूसर के पास, कि वो आपको बता सके आप इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे कर ले, या आपसे नहीं हो रहा ठीक है, आप सामने वाले एंकर को थ्रो कर दें। क्योंकि रोस्टर्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि एक सीनियर एंकर होता है और एक जूनियर एंकर होता है। आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो वो सारी जिम्मेदारी आप पर है। ठीक है, मैं अक्सर लड़कियां मुझे या कुछ लोग कहते हैं कि क्या रूटीन होती है, मैंने कहा पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती है जो सुबह उठ के 8XM देखती हैं, ये देखती हैं। और मैंने कहा मेरे तो दिन का स्टार्ट ही मैं बेड पे लेटी हुई होती हूँ और बुलेटिन से होता है और रिमोट मेरे हाथ में होता है। मुझे इवन ईद के दिनों में अगर हम छुट्टी पर हैं या वैसे भी कभी छुट्टी पर हैं तो ये चल रहा होता है कि आप मेंटली कहीं ना कहीं होते हैं कि वो क्या रहा है पता तो चले। ऐसा ही है, क्योंकि आप ब्लैंक जा ही नहीं सकते। यू हैव टू डू योर रिसर्च। और आपको जो नई किताबें आ रही हैं वो पढ़नी है, किसने कौन सी सियासी किताब लिखी है, किस सियासतदान ने क्या एक्टिविटी की है, आपको उससे अप टू डेट रहना पड़ता है। पाकिज़ा, आप न्यूज़ एंकरिंग बड़ी खुश्क सी फील्ड है ना, लोगों को बड़ी फैसिनेट करती है ये चीज़ कि टीवी पे बैठे हुए हैं, बड़ा तैयार श्यार होकर आ जाते हैं, सूटेड बूटेड हैं जी, बड़े अच्छे से बाल बने हुए हैं। बेसिकली एक ड्राई जॉब है। आप खाली कमरे में बैठे हुए हैं, स्टूडियो में आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं और खासतौर पर बहुत सीरियस काम है ना, स्क्रिप्टेड चीजें पढ़ना मुश्किल। मेरा ये मानना है कि आप अगर एक्सटेम्पोर बोलेंगे तो वो आसान है, अगर आपको स्क्रिप्टेड पढ़ना है तो उसमें आपको पॉज भी देना है, राइज एंड फॉल भी रखना है, आपको हर चीज करना है। लेकिन आप उसके साथ मॉडलिंग भी कर रही हैं, तो क्या न्यूज़ इतना खुश्क था कि आपने सोचा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा कि जिसके बोरियत ना हो? मुझे शुरू से शौक था कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं लोगों के आगे, मतलब मैं एक्टिंग करूं, इस फील्ड में आऊं। लेकिन एक था कि घर वालों ने कि तुम कहा था कि तुमने न्यूज़ एंकर बनना है, तो मैंने उनको बनकर दिखाया और बहुत छोटी एज में, आई एम ओनली 22, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट बात है। वैसे खातून होके एज मतलब मुझे 2 साल हो गए अभी बता दिए 2-4 साल सब्र कीजिए। फिर मैंने नहीं बतानी थी शायद। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये थोड़ा खुश्क वाकई लगता है कि यार नहीं, ये चीज़ मैं अपने आप के लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी आई अचीव। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? वैसे इंटरेस्ट है, लेकिन अब उस तरह से वैसे नहीं रहा। अब न्यूज़ में आकर अब वैसे ही आपका पढ़ के इतना वो हो जाता है, आपका डेवलप, आप मेंटली रेडी हो जाते हैं, आपको पता होता है सब कुछ, पता होता है सब कुछ। हाँ, शायद वाई न्यूज़ एंकर, क्या था दिमाग में जो न्यूज़ एंकरिंग की तरफ आ गए? अच्छा, कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल आप इसे कह लीजिए ना कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा था, बहुत अच्छी जॉब थी। मुझे रेडियो का बहुत ज़्यादा शौक था, क्रेज़ था इनफैक्ट, कि मतलब रेडियो बचपन से सुनते आए थे, रेडियो पे लोगों को बोलते सुनते थे। और वो रात जो 12 से 2 की स्लॉट हुआ करती थी शायरी की, तो मैं लिटरेचर का बहुत बड़ा फ़ैन था, लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था रेडियो का। रेडियो में आए और फिर वहाँ से बस मालूम ही नहीं कैसे एक टीवी, दूसरा टीवी, फिर तीसरे टीवी, और फिर ये एक मतलब सिलसिला बन गया, तो उसमें आ गए। मुझे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा जो ऑफिस में पॉलिटिक्स करते हैं आप? ऑफिस पॉलिटिक्स में बदकिस्मती से मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, उसकी ना मैं बजा तौर पर कोशिश करता हूँ, लेकिन वो होती नहीं मेरे से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल एक पेंडू प्रोडक्शन फैमिली से है। तो हमारे लिए ना ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि जो दिल में है उसको दिल में ही रखें। मतलब आप इंतहाई सादा और नफीस बहुत मुश्किल है, लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर अच्छे लफ्जों में कहा जाए तो आप सादा और नफीस इंसान है। मतलब सादा, मैं नफीस तो नहीं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझे बिल्कुल भी इसकी जो भी इसके रमूज़ औकाफ होते हैं न्यूज़ एंकरिंग के या टीवी स्क्रीन्स के, मुझे इसके साथ जो है ना जस्ट उनमें बहुत मुश्किल पेश आती है।
मुझे कोट पैंट नहीं पसंद, मैं शलवार कमीज़ वाला आदमी हूँ, और मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद, मजबूरन करना पड़ता है। गलत साइड पे नहीं आ गए फिर? मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे रेडियो का बहुत ज़्यादा शौक था, उसके वक्त मालूम नहीं कब टीवी के साथ में आया, और मुझे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, मुझे सोशल इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, मुझे इन चीज़ों के अंदर मुझे बोलना बहुत पसंद है। तो फिर वो कहीं रेलेवेंस बन गई। बेसिकली यू वांटेड टू बिकम अ कम्युनिकेटर, बोलने का बहुत शौक ज़्यादा था इस चीज़ का। सो इस वजह से प्रोग्रामिंग के अंदर, न्यूज़ के अंदर मैं फिर इंडल्ज हो गया। और अच्छा ज़रियाब, अगर एंकर ना होती तो क्या होती? अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं वाकई अगर मैं एंकर ना होती तो शायद मैं पॉलिटिशियन होती, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। व्हाई सो? लीडरशिप क्वालिटी मुझे शुरू से लगता है कि मुझ में है, टीम लीड करना और एक वो सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन होना। किसी के लिए खान साहब भी हैं लेकिन नहीं चल पा रहे सही तरह। अब देखिए, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि खान साहब को टीम नहीं मिली, ठीक है, खान साहब को टीम मिली है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को डिलीवर करने के लिए ना आपको टाइम चाहिए होता है। हाँ, वो क्वेश्चन मार्क है कि 3 साल हो गए, बट आपको देखें कि इन 3 सालों में पाकिस्तान ने बहुत कुछ जो है फेस किया है। 2 साल से तो हम पैंडेमिक को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, उससे पहले ज़लज़ला, ठीक है, जो कि रिसेंटली माने भी कि इसी दहाई के अंदर अंदर हम लोगों ने देखा है, उससे पहले भी इस तरह की सिचुएशंस। तो उन चीज़ों की रिकवरी के साथ साथ आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। मतलब कहते हैं कि सेफ एंड साउंड पिच के साथ आप उस चीज़ को लेकर चलते हैं। आप खुद भी इनसे ना इनका पसंदीदा सियासतदान भी पूछिए। आगे पूछते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और ब्रेक से पहले बड़ी मज़े की चिट चैट चल रही थी। आज हमारे साथ प्रोग्राम एंकर और न्यूज़ एंकर मौजूद हैं। पाकीज़ा, ज़रियाब तो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होती हैं, अगर एंकर ना होती तो आप तो ऑलरेडी एंकर होने के साथ साथ मॉडल भी है ना, तो क्या कैसा लगता है, क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस फील होता है दोनों फील्ड में, शोबीज़ में और मीडिया में, न्यूज़ इंडस्ट्री में? हाँ, वही आपकी पहली वाली बात कि ये जो मीडिया है ये बहुत सख्त फील्ड है, थोड़ी सी हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। वो तो शोबीज़ में भी करना पड़ता है, लेकिन आप शोबीज़ में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो हमेशा अपनी एक्टिंग से या किसी और चीज़ से। तो मेरा हमेशा, अगर मैं ना होती न्यूज़ एंकर तो मैं एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती। लेकिन शोबिज़ में ये फ़ायदा हो जाता है ना, आपको कुछ मतलब ऐसा बोलना नहीं पड़ता। अगर आप एज अ मॉडल, अगर आप रैम्प मॉडल हैं, अगर आप स्टिल मॉडल हैं, फोटोग्राफी करें, तो बस यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो काम खत्म नहीं होता, उसके बाद सारे लोगों के सामने काम करना ही होता है, वो भी बहुत बड़ा काम होता है। तो वो भी अच्छा, न्यूज़ एंकर्स का ये होता है कि हम जैसे न्यूज़ एंकर्स हैं, आप भी रही हैं न्यूज़ एंकर, तो उसका ये चीज़ होती है कि आप न्यूज़ एंकरिंग में आपको वो मुश्किल लगेगा, अगर आप एक्टिंग मॉडलिंग में होगी आपको वो मुश्किल लगेगा। तो हर किसी का अपनी अपनी फील्ड का अपना एक्सपीरियंस है कि जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी नहीं है ना, हाँ, वो हर काम आपके लिए मुश्किल है, until unless आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, कर भी नहीं पाते। हाँ, तो अच्छा, कुछ भी हो। मैं शाहिद की तरफ आता हूँ। अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, नॉर्मली ये सोसाइटी में हमारी जो फैमिलीज होती हैं उनमें अगर पूछा जाए, ऑल्दो नॉट दोज फैमिलीज जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बाहर उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो घराने हैं उनमें बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड है, जो एंकरिंग की तरफ, मॉडलिंग की तरफ आना चाहते हैं, खासतौर पर लड़कियां। अगर वो कहीं मॉडल बनना है तो उनको साफ नाम मिलता है कि नहीं, अगर वो कहीं एंकर बनना है तो कहते हैं हाँ ठीक है। ये पता है ऐसा क्यों? नहीं, इसकी वजह है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक शो बिजनेस है जिसका ताल्लुक ही मतलब अपीयरेंस के साथ है, उसके अंदर ग्लैमर है, सेंसेशन है। बहुत ग्लैमर आ गया है, ये ग्लैमर ही है, ये न्यूज़ के लोग हैं। नहीं, उतना नहीं है। आप संजीदा मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ऑल्दो के कुछ चैनल नहीं कर रहे होते लेकिन स्टिल जो इसके नाम के साथ वाबस्ता चीज़ें हैं, एक तरफ सेंसेशन है, ग्लैमर है, और हम लोग बहैसियत कौम जो है वो कुछ उससे वैसे ही उसको एक अच्छी चीज़ नहीं समझते, इस वजह से वहाँ पर आता है। मेरे ज़ाती राय में तो जो आपका दिल करता है वो करना, जो आपका दिल करता है वो ही करना चाहिए। लेकिन ये परसेप्शन का डिफरेंस है, और मेरे ख्याल से इन दोनों काम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमें सियासत पसंद है, हम जाते हैं, हम बात करते हैं। जनरल सद दुरानी ने ये किताब लिखी थी, तो उसके अंदर क्या हुआ था, अच्छा आज तो सुबह ये एक्टिविटी होगी, अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी, अब नून लीग, तो हम तो बहुत शौक से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हो। अच्छा, लोग इसको बड़ा मतलब है भी, इट्स अ फैक्ट, लोग इसको बड़ा पढ़ा लिखा सेक्टर समझते हैं ना, कि मतलब बड़े पढ़ा लिखा काम, और है भी ऐसा। लेकिन बदकिस्मती से काशिफ, हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे एंकर मौजूद हैं जो अपनी किस्मत के सिक्के पर बहुत आगे चलकर बैठ गए, और जिनके पास कंटेंट है डिलीवर करने के लिए, वो बदकिस्मती से बहुत पीछे रह गए। इसमें पर्सनैलिटी मैटर करती है? इसमें नहीं, इसमें सिर्फ पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती। उन लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा एक कुलिया है जो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया। आपको मेन स्ट्रीम होना पड़ता है,
आपको सिर्फ अगर आप एंकर हैं तो उस भाव में मत रहें कि आप एक एंकर हैं, दैट्स इट। ट्विटर, आपको पता सबसे ज्यादा इस वक्त ट्विटर की गेम है, ठीक है ना, सोशल मीडिया पर आप वहां पर एक्टिव रहें, आप कॉलम राइटिंग की तरफ जाएं, आप अपनी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें जहां पर आप कर सकते हैं। अगर आप ये करें कि नहीं मैं स्क्रीन की हद तक की रह लूं, नहीं ये ठीक है मैं कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रही हूं, एक टाइम के लिए तो हो जाएगा, लेकिन वो जो पहले से पीछे अलॉट तैयार हो रही है, ठीक है ना, जो कुछ बनना चाह रहे हैं, फिर जब वो अपने लिए इतनी मेहनत करते हैं तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं तो मौका मिलता है, फिर आप कहते हैं हमसे मौका छीन लिया गया। अच्छा, क्या ऐसा है कि हम लोग कलेक्टिवली अगर न्यूज इंडस्ट्री की बात की जाए तो हम कहीं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो गए हैं somehow? मतलब हर जगह मतलब अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली पर्टिकुलर न्यूज इंडस्ट्री की बात करें, अब एक टाइम होता था जब अगर आप न्यूज एंकर के लिए जाते थे तो आपकी उर्दू का तलफ़ुज़ देखा जाता था, आपका लहजा देखा जाता था, आपकी शख्सियत एंड में आती थी कि अगर आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, आपका लहजा बहुत अच्छा है, आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, तो आप एंकर बन सकते हैं, नॉलेज भी आपके पास है। तो अब तो ये सब कुछ है नहीं, ऐसा क्यों हो गया है? अच्छा, इसमें भी ये है कि ना अब एक मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, जब हायरिंग होती है ना तो हायरिंग के दौरान ना 2-3 तरीकों से एंकर्स की हायरिंग होती है। आप एक पोर्शन रखते हैं पढ़े लिखे एंकर्स का, एक पोर्शन आप ऐसा रखते हैं कि जिसमें आपने स्क्रीन को भी प्रेजेंट करना हो। हाँ, जहाँ पर तालमेल दोनों में मिल जाए कि ब्यूटी ब्रेन वाला हो जाए तो फिर तो वो माशाल्लाह लकी लोग होते हैं, चाहे वो मेल वो हो एंकर्स हो या फिर फीमेल एंकर्स हो। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से करने लगी और फिर कोई इतना भी डम नहीं होता कि खूबसूरती के साथ ही सारी जिंदगी चलाए। मैक्सिमम कितना काम कर लेगा, 3 महीने 4 महीने। हाँ, उसके बाद ऐसा होता है लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जब आप एक काम में जुड़ जाते हैं ना, फिर इंटरेस्ट लेने के बाद वो तलफ़ुज़ सीखना, ये करना वो करना, फिर अगर खुशकिस्मती से आपके सीनियर्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएं तो मैं कहती हूँ उससे तो बेहतरीन और खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती। ठीक, अच्छा शाहिद की तरफ मैं इस तरफ आता, लेकिन अभी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हु इज द मोस्ट चार्मिंग फीमेल एंकर? मारिया मेमन, पारस जानज़ेब, आयशा खालिद, अब्सा कोमल? बहुत मुश्किल ही है। मैं अपनी तरफ से कोई ऑप्शन दे सकता नहीं, मतलब मैंने ऑप्शन इसीलिए दे दिया ना कि आपकी दिल की बात यहाँ पर ना खुलकर आए, हम सिर्फ अपनी मर्जी से आपसे कुछ पूछ लें। ये चारों अच्छी हैं। नहीं, मैं ये सियासी जवाब ही दे सकूंगा। सियासी जवाब चाहिए नहीं ना मुझे। दोबारा से बताइए कौन सी ऑप्शन थी? मारिया मेमन, पारस जानज़ेब, आयशा खालिद, अब्सा कोमल। पारस जानज़ेब। पारस जानज़ेब, ओके, अग्री? नो, आई थिंक सो, नो। अच्छा, देखिए जो वसाइल मुझे आपने मुहैया किए थे उनके अंदर से मैंने उनमें मसाइल थे। अच्छा, वैसे चले हम अपना भी बता दें, आपको कौन सबसे ज़्यादा फीमेल जो एंकर हैं वो चार्मिंग लगती हैं? अच्छा, पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि जैस्मीन मंजूर बहुत अच्छी एंकर है, सना बुच्चा बहुत है, और महर बुखारी। शी इज़ वेरी चार्मिंग। मतलब चार्मिंग से मुराद अगर आपकी ज़ाहिरी हुस्न है तो फिर मुझे अपनी ऑप्शन चेंज करनी पड़ेगी। पर्सनालिटी भी होती है ना, आप स्क्रीन पे बैठ के देख रहे होते हैं, आपको बड़ी चार्मिंग कुछ क्रिज्मेटिक मुझे ये लगता है कि जैसे मेल न्यूज़ एंकर्स के अंदर जो शाहजेब खानज़ादा है उनका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा वो रिसर्च करके और प्रॉपरली प्रिपेयर करके प्रोग्राम के लिए आते हैं, इसी तरह से ये तीनों जो है ये प्रोग्राम प्रिपेयर करके आती हैं। बहुत से हमारे प्रोग्राम एंकर्स ऐसे होते हैं कि जो आके बैठ जाते हैं और वो अपना वही जो पुराना का उन्होंने एक पैटर्न रखा हुआ होता है। बहुत से लोगों को आप जानते होंगे, इंक्लूडिंग तजियाकार और हमारे एंकर्स जो है वो एक सेट पैटर्न है, उसी सेट पैटर्न पे खेलते हैं, वही बातें रिपीट होती हैं। तो ये 3 जो फीमेल एंकर्स हैं, फीमेल एंकर्स के अंदर ये 3 ऐसी हैं जो अपना होमवर्क करके आती हैं। ठीक, तो मुझे वो लोग पसंद है जो होमवर्क करके आए। अच्छा, जरा आप चार्मिंग मेल एंकर ऑप्शन दूं? इमरान खान, आदिल अब्बासी, शाहजेब खानज़ादा, मोहित पीरज़ादा और रहमान अज़हर। यहाँ पर 2 ऑप्शंस देने की गुंजाइश मौजूद है। नहीं, आपने 5 एंकर्स बताए, वहाँ पे 4 थे। चले उसको आप रेट कर सकते हैं, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। अच्छा, आदिल अब्बासी और शाहजेब खानज़ादा, रहमान अज़हर, मोहित पीरज़ादा और इमरान खान। अच्छा, आदिल शाहजेब, उनसियत है, मोहब्बत है, बहुत अच्छे। आदिल शाहजेब का नाम ही नहीं है ना। बोला आदिल शाहजेब, आदिल अब्बासी, ओके, और शाहजेब खानज़ादा। फिर यहाँ पर आ जाए रहमान अज़हर पे, नंबर 1, ठीक है, और शाहजेब खानज़ादा, आदिल अब्बासी और मोहित पीरज़ादा, ये 4 हैं। अच्छा, मोहित पीरज़ादा से मेरे एक छोटा सा इख्तलाफ है, वो खुद भी जानते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ की बिना पर मैं ये नहीं कह सकती कि मोहित पीरज़ादा नहीं है। नहीं, मोहित पीरज़ादा जो सीनियर बैच आता है उसमें माशाल्लाह क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है।
अच्छी पर्सनैलिटी मतलब, लेकिन मेरे खिलाफ मोहित पीरज़ादा साहब अभी भी वहीं का वहीं है जो मैंने आपसे कर चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन रहमान अजहर जो हैं, रहमान अजहर। अच्छा, आप पॉलिटिकल शोज देखती हैं पाकीज़ा? पॉलिटिकल शोज देखती हूँ लेकिन इतने नहीं देखती। चले, मैं फिर इसी क्वेश्चन को कर देता हूँ, मैं शाहिद पर चला जाऊंगा उस सवाल पर। आपको सबसे ज्यादा कौन सा एंकर इंस्पायर करता है? किसको आप देख के आपको लगा कि चलो हाँ, न्यूज एंकरिंग इज वेरी गुड? घर वालों की ख्वाहिश तो थी? ऑप्शंस हैं आपके पास? नहीं, ये अब आपको ऑप्शन वैसे ही पूछा आपने? वैसे ही पूछा मैंने आपसे। अच्छा, वैसे पूछा है तो मुझे जुनैद बहुत पसंद है, जो जियो पर आते हैं, मोहम्मद जुनैद, वो मुझे बहुत पसंद है, शुरू से उनको देखती थी। और अगर फीमेल की बात की जाए तो राबिया नम को बहुत देखती थी, उसी से इंस्पायर थी। अच्छा, राबिया नम के तो न्यूज एंकरिंग छोड़ने को मुझे पर्सनली भी बड़ा दुख हुआ था कि मतलब उनकी न्यूज डिलीवरी बहुत अच्छी थी। अच्छा, आप तो प्रोग्राम्स देखते हैं, आपको क्या लगता है कौन सा इनमें से कौन सा एंकर बाइस्ड है और कौन सा अनबाइस्ड होते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम? शाजिब खानज़ादा, कामरान खान, हामिद मीर, जावेद चौधरी, मोहित पीरज़ादा। अच्छा, ये सवाल ही ट्रिकी है। कोई भी जो शख्स है वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो बायस ना हो, ये मुमकिन नहीं है बतौर इंसान, बहुत मुश्किल है। आप ये कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं मतलब स्टे विद द ट्रूथ, लेकिन वो ट्रूथ भी आपका अपना सच होगा ना, तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है ये कहना। मैंने जो पहले भी कहा कि मुझे शाजिब खानज़ादा और ये 2-3 और एंकर जिनके मैंने नाम लिए मुझे पसंद है, वो इसलिए नहीं कि मैं उनकी राय से जो है वो इत्तेफाक करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे उनके साथ पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस होंगे वो हैं, लेकिन उनके जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो एज अ एंकर जो है वो मुझे शाजिब खानज़ादा पसंद है। ऐसे नहीं कि उनकी जो पॉलिटिकल अप्रोच है या जो उनका अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से सवाल ना ऐसा गोलमोल कर देते हो कि मतलब एंकर खुद सोच रहा होता है होस्ट के मतलब पूछा क्या था और जवाब किधर से किधर चला गया है। उनकी राय से इख्तलाफ और इत्तेफाक रखना ये बिल्कुल एक अलग बात है। बिल्कुल जैसे उनका मोहित पीरज़ादा के साथ कोई एक इख्तलाफ होगा, उन्होंने उसका इजहार किया, लेकिन फिर भी मैंने साफ बता दिया कि ये इतना तो आप भी साफ बता दें। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इससे पता क्या होगा, अगर मैं कह दूं कि मुझे फलां एंकर अच्छा लगता है ना, तो आप उसके ऊपर कोई ओपिनियन जनरेट करेंगे ना, शायद ये हम लोग मतलब एक नॉर्मल जनरल करना जरूरी है ना। अच्छा नहीं, इसलिए ये घुमाते रहेंगे। नहीं, घुमाते रहेंगे। मैंने बताया ना, शाजिब खानज़ादा जो होता है उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड होता है, वो बहुत ज्यादा। मेरा क्वेश्चन था कि बाइस्ड कौन होता है, अनबाइस्ड कौन होता है, और ये हम कोई भी जो है वो अनबायस्ड नहीं हो सकता। एज अ व्यूअर हम खुद भी एनालाइज कर रहे होते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या चल रहा है। इनमें से कोई भी अनबायस्ड नहीं, सारे बाइस्ड हैं, सब बाइस्ड। अच्छा, ठीक है, अच्छा जवाब दे दिया। अच्छा, प्रोग्राम करते हुए जरा प्रोग्राम चैनल की पॉलिसी मैटर कर रही होती है, क्योंकि एज अ एंकर मुझे नहीं लगता कि हम पर्सनली ओपिनियन कोई दे रहे होते हैं, सब कुछ चैनल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग या जो सिचुएशन अकर कर रही हो तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। कभी ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम के दौरान कोई ऐसी बात होगी कि आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ और आपको बहुत लगा कि यार ये क्या कह रहा है ये गेस्ट? अच्छा हाँ, कभी कभी ऐसा एक सवाल था जब आपको पता है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की गई और इमरजेंसी को कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, इतनी डेथ हो गई थी रिक्शा में, एम्बुलेंसेज में, लोग सड़कों पर भी इस तरह से डेथ हो गई थी। कुछ डिलीवरीज आपको पता है, हम आंखों देखा हाल है, बड़ी तरीके से मतलब बहुत बुरा हाल था। उस वक्त मैंने एक सेगमेंट रखा कि डॉक्टर्स भी अब माफिया का किरदार अदा करने लगे। ठीक है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ, क्योंकि 3 बजे टॉपिक डिसाइड होता है, उसके बाद पूरी रिसर्च की जाती है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो गया, उसके बाद आप उसको करते हैं। अब मेरे शो का पैटर्न भी ये था, हाँ या नहीं में जवाब। मैं अकेली थी, मेरे 5 तज्ज़ियाकार अकेले थे, उसके बावजूद काशिफ, मैंने वो कहते हैं ना, आपने अपना वो अलम नहीं छोड़ना, आप जिस पॉइंट पे जिस कलम के साथ खड़े हैं आप उधर ही खड़े हैं। मेरे 5 के 5 तज्ज़ियाकार मुझसे उम्र में बड़े, तजुर्बेकार और मुझसे सीनियर, लेकिन इसके बावजूद मुझे पता था कि जो मैं रिसर्च वर्क कंप्लीट करके बैठी हुई थी ना, उसके मुताबिक नहीं। डॉक्टर्स जब ओथ टेकिंग उनकी होती है तब यही कहते हैं ना कि मतलब हम क्या कहते हैं, आने वाले उसके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ होंगे, मतलब अपनी ड्यूटी पहले होगी, बाकी सारी चीज़ें बाद में होंगी। मतलब फिर उस वक्त आपके लिए पैसे या बाकी सारी चीज़ें, ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कितने कोई इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप इंसानी जान को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आके फिर ईद के हवाले से कुछ मज़ीद बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकीज़ा, कुकिंग का शौक है? ईद पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही चल रहा होता है, ख़वातीन के तो यही होता है कि आप घर पे कुकिंग भी करती हैं ईद के टाइम। क्या बात आपने कह दी है सर, आपको बहुत अच्छे से पता है इसीलिए वो इतना हंसी है इतने ज़ोर से।
तो ज़रियाब और मैं साथ ही रहते हैं, मतलब बिल्डिंग का ही फ़र्क है, ये नीचे वाले फ्लोर पर होती है, मैं ऊपर वाले पर। इनको पता होता है जब भी आती हैं, पाकीज़ा तुमने क्या बनाया, तो मेरी बहन कुकिंग कर रही होती है, तो उनको पता है मुझे कुछ नहीं बनाना आता। तो शुरू से ही मेरी मामा, मेरी बहनें वगैरह मुझे बना कर देती रही हैं। अच्छा, खाने पीने का शौक है शाहिद? हाँ, लाइट ईटर हूँ। आप इस्लामाबाद से ही हैं? जी, इस्लामाबाद। फैमिली के साथ होते हैं? फैमिली के साथ। तो ईद कैसी गुजरती है? अगर सुबह में ड्यूटी पर हों या शाम में ड्यूटी पर हों, तो कोई ख्वाहिश होती है कि जी ईद पे ये होना चाहिए स्पेशली? नहीं, मैं दिन में सो जाता हूँ, और शाम की मेरी अगर ड्यूटी है तो मैं दिन में सो जाऊँगा, सुबह की है तो शाम में सो जाऊँगा, और रात को मैं किसी दोस्त के साथ बाहर निकल जाऊँगा। कुछ फूड चाइनीज़ वगैरह मुझे पसंद है, तो आउटिंग वगैरह लोकली आउटिंग, बाहर दूर शहर से बाहर जाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लंबा सफ़र नहीं पसंद। तो हाँ, डिफरेंट टेस्ट में ज़रूर मतलब लेता हूँ, लेकिन ये है कि ज़्यादा मैं फूडी नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा ज़रा, ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, कुछ ऐसा फ़र्क महसूस होता है कि अब प्रोफेशनल हो गए हैं तो ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है? जब प्रोफेशनल नहीं थे, स्टूडेंट थे, तो तब कुछ और ईद होती थी, अभी भी थोड़ा ज़्यादा, अब ज़्यादा मज़े की ईद गुजरती है, इंडिपेंडेंट है तो इसलिए? नहीं, मैं माशाल्लाह वही आपने कहा ना कि प्रोग्रामिंग के एंकर्स को ज़रा एज होता है, वो उनको छुट्टी मिल जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 सालों से मैं वो छुट्टी एंजॉय कर रही हूँ और घर चली जाती हूँ। एक्सेप्ट वर्क, आप ज़ाती तौर पर आपको बचपन में हमारी जिस तरह से होती थी, बचपन की तो ईद का पता ही नहीं चलता था कैसे गुजरे। मतलब आपको पहले सारी एक्साइटमेंट तैयार होने में होती थी, दूसरी एक्साइटमेंट ईदी मिलने में होती थी, तीसरी एक्साइटमेंट ईदी को उड़ाने में होती थी। तो वो तो दिन कब गुजरा, कहाँ गुजरा, कुछ नहीं पता, या इस उसमें होती थी कि तुम्हारे कितने पैसे हुए, मेरे कितने पैसे हुए, तो इसमें चीज़ें निकल जाया करती थी। अब बड़ी बैलेंस सी ईद गुजरती है मेरी। उसमें ये मुझे ये पता है कि अच्छा मैंने लाहौर जाना है, ईद की नमाज बाबा ने पढ़ी, मैं निकली हूँ, और मतलब ये नहीं कि गाड़ी निकाली, नानों के घर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद अच्छा उनसे मुलाकात, वो बुजुर्ग लोग जिनसे उस इलाके में रहते हुए मुलाकात वगैरह हो जाती है, क्योंकि वो एक होता है ना कि जब आप अपने बच्चों को किसी ओहदे पे देखते हैं तो हर किसी की कोशिश होती है कि जाके मिल लें। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं खुद चल कर जाऊँ, उनसे मिल कर आऊँ। तो वो एक मुझ पर जिम्मेदारी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इन 2-3 दिनों में भी मैं लाहौर आई हूँ, और अगर कोई किसी को पता चल गया कि मैं आई थी और मैं मुलाकात नहीं करके गई, तो वो जिम्मेदारी मैंने पूरी करके जानी है। हूँ भी बड़ी बेटी, बड़ी बहन, तो वो एक जो होता है ना, जैसे बड़े बेटे का किरदार होता है कि उनसे भी मिलना है, उनसे भी मिलना है, और कुछ भी हो जाए लेकिन मिलकर जरूर। तो मेरे पे वो वाली जिम्मेदारी होती है, चाहे इतना सा टाइम हो, पर मैंने देना, सब में बांटना है, ये जिम्मेदारी मुझ पर होती है। अच्छा पाकिज़ा, आप इस्लामाबाद से नहीं हैं, आप आउट ऑफ टाउन रहती हैं जॉब के लिए, तो क्या फैमिली में थोड़ा इस तरह के, घर के जो पेरेंट्स होते हैं, अम्मा अब्बा होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि जॉब है, इस वजह से ईद पर नहीं आ सके? फैमिली में कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं? बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। अब तो मुझे कॉल कर करके ये कहा जाता है कि तुम मिलती नहीं हो, और ये, और तुम अब तो मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ लोगों के। ये बड़े लोग हो गए आप, ये जो सबसे ज़्यादा जुमला सुनना पड़ता है, ये चीज़ बहुत सुनने को मिलती है कि अब तो टाइम नहीं है, अब तो टाइम नहीं दे सकती, अब हम तुम्हें फ़ोन क्यों करें, किस टाइम फ़ोन करें, ये बता दो। तो ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है। एक और चीज़ भी है कि लोग खुद से अज्यूम कर लेते हैं, खुद से अज्यूम कर लेते हैं। ये चीज़ मैं उनको समझाती हूँ, मैंने फ़ोन नहीं किया, भाई आपने किया होता, हमने रिजेक्ट कर दिया होता, तो फिर तो आप कह सकते थे कि आप बिजी होंगे, हम बिजी नहीं हैं। ये हमारी यूथ में भी बहुत प्रॉब्लम आ गया है काशिफ। पता नहीं ये मामला आप हम लोग हाईलाइट करते हैं, टीवी पे नहीं करते, अगर इसको ऑफ द रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, क्योंकि एक मोमेंट है, मैं तो इसलिए जिक्र कर रही हूँ। मैं एक मीटिंग में बैठी हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, किसी ने मुझे कॉल की, मैसेज किया, पहले कॉल की, मैंने कॉल काटी, फिर मैसेज आया कि ना मैडम वो मुझे इंटर्नशिप के लिए आपके शो के लिए आना था, तो ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, मैं इरादतन ये बैठी हूँ कि शो इस मीटिंग के बाद मैं इस बच्चे को कॉल करूँगी, पूछूंगी और इसका CV शीवी करवाती हूँ मैं आगे। मैंने उसे 5 से 10 मिनट जवाब नहीं दिया, सिर्फ सीन हो गया मैसेज। उसने मुझे 10 रिप्लाई किया, बस थैंक यू सो मच, मुझे मिल गया मेरा जवाब। मतलब कॉलेज के बच्चे हो, ठीक है, आप मुझसे नौकरी के लिए, इंटर्नशिप के लिए मेरे ही शो में किसी और शो के लिए बात कर रहे हो, मैं इरादतन राजी में हूँ कि यार मीटिंग से फ्री होते हैं तो करती हूँ उसका काम। आपने 5 से 7 मिनट का गैप लिया और आप मुझे आगे से ये करें ओके थैंक यू, मिल गया मुझे जवाब। मतलब जैसे कि ये क्या है, तो वो अच्छा, ये यूज में थोड़ा अभी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, चाहे वो न्यूज, एक तो लोगों को बहुत क्रेज हो गया कि जी न्यूज एंकर बनना है हमने। उसके बाद जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें लगता है जी 4-5 ज्यादा से ज्यादा आप 6 वीक्स की इंटर्नशिप करेंगे, 4 वीक्स करेंगे, आप 1 ईयर होंगे और उसके बाद आपको 3 माह के बाद प्रोग्राम मिल जाएगा और आप छा जाएंगे। तो ये ऐसा क्यों होने लगे, मुझे ये समझ नहीं आती। इसमें कुछ चैनल्स की भी है इश्यूज, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, आप दोनों के भी इनबॉक्सेस ऐसे होंगे कि जहाँ पे लिखा होगा मुझे एंकर बनना है। हाँ। अच्छा, ठीक है, चीज होती है। प्लीज कंटिन्यू। ये इनबॉक्सेस का मुझे यकीन है कि इन दोनों को ये चीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती होगी या सुननी पड़ती होगी। इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि उसको अगर 200 या 300 मैसेजेस आ रहे हैं पर वीक के या पर मंथ के, तो वो उनका रिप्लाई कर सके, लेट अलोन के एक दिन में आ रहे हो। मुझे यकीन है कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा आते होंगे।
क्योंकि अगर मुझे वो इस तादाद में आते हैं मैसेजेस और लोग मैसेज कर रहे हैं तो फिर इनको तो फिर बहुत ज़्यादा आते होंगे। तो अब उन सब का जवाब देना भी मुमकिन नहीं होता। और अगर आपको कोई शख्स मैसेज कर रहा है और आप उसको नहीं जानते हैं, उसके साथ आपकी दुआ सलाम नहीं है और वो आपको मैसेज कर रहा है हेलो हाय, तो अब इसका क्या मुमकिन जवाब हो सकता है? ऐसे ही है। आप अगर तो मैसेज करें तो प्रॉपर्ली एक मैसेज मतलब डिज़ाइन करके उसको मैसेज टेलर्ड मैसेज कर दें आप, तो अगले को पता चले आपका मुद्दा क्या है। और फिर आप सिर्फ हेलो हाय का मैसेज कर रहे हैं, क्या हाल है, तो अब इसका क्या जवाब दिया जाए? अच्छा नहीं, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर मैं कर्टिसी में जवाब देता था लोगों को। अच्छा। कि नहीं मतलब लोग ये ना समझें कि बड़ा एरोगेंट है ये वो, मतलब दे देना, क्या हाल पूछ रहे हैं ना, क्या हाल है। लेकिन फिर और बहुत सारे लोगों को मैंने रिकमेंड किया भी है कि मतलब ठीक है सीवी भी दे दिया करके। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग आपका मान नहीं रखते। आपको कॉल जाती है एचआर की तरफ से, तो जो कहते हैं जी आज हम बिजी, हम कल आ जाएंगे। भाई हमने कितनी मेहनत की, इतनी डेडिकेशन के साथ हम पहुंचे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आज के हमारे जो बच्चे हैं ना, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत बड़ी हूँ तो बहुत बड़े बड़े वाली बातें कर रही हूँ। तजुर्बा आपको जिंदगी देती है, आपकी उम्र का कुछ नहीं होता है। Exactly. ठीक है, मैंने मास्टर्स किए तो मैं 25,000 की नौकरी करूंगी? भाई मेरी जो पहली बतौर एंकर तनख्वाह थी, ये मैं खुद बता रही हूँ, 17,500 मेरी पहली तनख्वाह थी। और उसमें भी मैं इतना खुश थी कि मैं फूले नहीं समा रही। तो मैंने जब इंटर्नशिप की थी, मैं खुद इतने टाइम से शो कर रहा हूँ, मैंने अपने मुंह से बोला था मुझे पैसे मत दीजिएगा, मुझे काम दे दें। नहीं, इंटर्नशिप तो जो मैंने की थी वो तो मैंने वाकई रेडियो पाकिस्तान का अभी भी जो रेट है, मैं बता सकता हूँ रेट उसका। रेडियो पाकिस्तान का जो मुझे याद पड़ता है, हमें पता है 2012 की बात है, आपको मालूम है वो कितना रेट है? इस जो सैलरी इन्होंने बताई है इसका आधा भी नहीं बनता, वो मतलब हाफ भी नहीं बनता इसका। तो हम लोग तकरीबन 2 साल स्टार्ट में रेडियो हम लोग बेसिकली बात करें कि लोग बहुत ज्यादा उतावले हो गए हैं। खैर कॉन्वर्सेशन टाइम मेरे पास फिर कम रह गया। शायद कितने जुमे कितनी ईद नमाजें मिस की हैं यार? ये आप मेरी अम्मी से पूछिएगा। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि भाई ये जो नमाज वगैरह है ना, पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं, इट्स नॉट लाइक कि आप घर पे होते हुए छोड़ दें, वो तो आपकी नेग्लिजेंस है कि आप घर पे लेटे हुए हैं और आप जुमा नमाज पढ़ने नहीं जा रहे। समटाइम ऐसा होता है हम स्टैंड बाय पर होते हैं और हम जुमा नमाज नहीं पढ़ने जा सकते। ईद के टाइम पे हमारी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट लग जाती है, तो आपको ट्रांसमिशन हो रही होते हैं, आपको कट करना होता है, तो उस पे लाइव कट पे आप होते हैं, तो इसलिए ईद की नमाज मेरी बहुत दफ़ा मिस हुई है। उसकी वजह ये थी कि जैसे मैंने बताया कि जो शहर के बाहर के जो दोस्त होते थे उनको जाना पड़ता था, तो हम लोग यहीं से करते थे। तो उस ईद की नमाज तो बहुत दफ़ा मिस हुई है। जुम्मे की नमाज का इसलिए ऐसा इशू नहीं होता कि जुम्मे की टाइमिंग डिफरेंट होती है, तो आपको स्पेस मिल जाती है, कोई ना कोई फीमेल एंकर आ जाती है या आप किसी दूसरे एंकर के साथ जो पढ़ के आया होता है उसके साथ स्विच कर लेते हैं, तो जुम्मा है वो कवर हो जाता है। ईद की नमाज बहरहाल चूँकि वो दोबारा हो नहीं सकती, तो वो मिस मेरी बहुत दफ़ा हुई। अभी मैं आई एम रिसेंटली मैरिड, तो अब मुझे जो है वो अभी ये सवाल सुनने को अभी से मिलता है कि जी क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे आप, मतलब ना आप जुमा नमाज पढ़ने जाते हैं। अभी मुझे रिसेंट पूछा गया था कि ईद पे आप मॉर्निंग हो गई या इवनिंग हो गई या छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम लोगों को शायद अल्लाह ताला ने बख्श दिया कि जैसे आप मीडिया में कदम रखते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें आप वेव ऑफ हो जाती हैं कि आप ये नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, चल जाएगा। अच्छा, ज़रा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप खासतौर पर नए लोगों के लिए? आप प्रोग्राम अब देखने वालों को भी पता लग गया होगा, आपको गुफ्तगू से अंदाजा हो जाता है कि कौन प्रोग्राम एंकर है, कौन न्यूज़ एंकर है, कौन लिखता बहुत अच्छा है, किसका एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके नए लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ऑलरेडी न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं और वो प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या कोई मैसेज? अच्छा, जो न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हैं, मौका हाथ से जाने हरगिज़ ना दें। अगर आपको मौका मिल रहा है, कोई सीनियर एंकर छुट्टी पर चला जाता है और मैनेजमेंट कहती है कि आप आज ये शो करें, यकीन करें और सिर्फ उसी की टीम पर मत छोड़ें, खुद से भी उसकी तैयारी करें। दूसरी चीज़ ये कि आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, कोशिश करें कि अपने कंटेंट को आप सोशल मीडिया के थ्रू डिलीवर करें। ये कोशिश करें कि कॉलम राइटिंग की तरफ जाएं। आपकी जितनी स्किल्स, राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, उतना आपका जो सोचने का जाविया है ना, वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा और आप उस चीज़ को लेकर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही नौकरी पर इक्तफा बिल्कुल ना करें। मीडिया के हालात बहुत बुरे हैं, इसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिविटी में करते रहें कि जो आपको और सिर्फ मीडिया में नहीं बल्कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपका सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये एक कोट भी है कि अगर आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो आप गुर्बत से सिर्फ एक स्टेप दूर हैं। पाकिज़ा, आप कोई बहुत अच्छा सा मैसेज देना चाहें? बहुत अच्छा मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि अपने आप को हमेशा अपने आप को लोगों की खिदमत करनी चाहिए और अपना काम देखें, स्ट्रगल करें, क्योंकि स्ट्रगल करने से ही मिलता है। और मुझे पता है मैं छोटी हूँ, मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, तो इसलिए स्ट्रगल करना चाहिए। आपको किसी भी मकाम पर जाके आपको अल्लाह मियाँ ज़रूर देता है, ऐसा नहीं होता, डिसहार्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। हाँ, समटाइम आपको रिजेक्शन मिलती है, ना मिलती है, बार बार मिलती है, लेकिन आपको मिलता ज़रूर है अल्लाह मियाँ की तरफ। कोविड का भी कह दें कि SOPs फॉलो करें। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया तो उसके बाद ज़्यादा रश, शायद आप कोई बहुत अच्छा सा मैसेज देना चाहें? अच्छा, मैं जो भी जितने भी जो नौजवान हैं,
हम लोगों को कोई इख्तियार नहीं है कि हम आपको कोई मैसेज दें या हमारी बात जो है ना वो आप सुने। जो आपका दिल करे ना वो आप करें, जो आपका जी चाहे वो आप करें। हाँ, और जैसे शो के बाद यहीं रुकेंगे। जैसे जरियाब ने, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जैसे जरियाब ने कहा ना कि जो डिजिटल मीडिया है अब उसका दौर है ना, तो आज हो सकता है कि आप अभी सोच रहे हो कि डिजिटल मीडिया का दौर है, कल हो सकता है किसी नई चीज़ का दौर हो। जैसे रेडियो जो है वो पीछे चला गया, फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया पीछे चला गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, अब एक नया जो फॉर्म ऑफ मीडिया है वो हमारे सामने है। कल हो सकता है इसके बाद भी कोई नया फॉर्म ऑफ मीडिया जो है वो हमारे सामने आए। तो स्टे अप टू डेट, और किसी भी सीनियर को, किसी भी बड़े को, किसी भी हम जैसे लोगों को जिन्होंने 2 साल लगा लिए, 4 साल लगा लिए, तो उनको उनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास पुराना एक्सपीरियंस है, हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक्सपीरियंस है। नया दौर जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है, और जो नया दौर आ रहा है वो इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया। बातें बहुत ज़्यादा थी, टाइम बहुत कम था, अभी भी ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी गुफ्तगू रह गई है और अच्छी बातें चल रही थी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने शो देखा। मेरी तरफ से आप लोगों को एक बार फिर से ईद मुबारक हो, और आप पैशनेट रहिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कर क्या सकते हैं, जिसमें आप बेस्ट हैं आप उस हवाले से वो कीजिए, और साथ ही साथ बस जो भी करना चाहते हैं जिस तरह शायद ने कहा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, दूसरों को उससे तकलीफ ना हो, दूसरों को नुकसान ना हो, अपने और अपने आसपास के लोगों को अगर उससे खुशी मिलती है तो ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ SOPs लाजमी फॉलो कीजिए, क्योंकि ये खतरनाक वबा है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगर हालात ज़्यादा मुश्किल में चले जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहबान।